सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स PYQs के बारे में, जिसका ईयर 2024 का सेट 65/1/1 के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम करने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि एक साथ क्यों नहीं बता देता भाई, दो दो करके। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि आप बहुत बिजी हैं, जितना आपको समय मिलेगा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक तैयार करोगे ना। तो मैंने पूरे एक साथ बना दिया, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का, दूसरा क्वेश्चन 14 चैप्टर का, तीसरा क्वेश्चन 10th चैप्टर का है। या तो पूरा तैयार हो आपको, ऐसे होगा चैप्टर तैयार करिए और उससे क्वेश्चन लगा डालिए, मेरा अपना मानना है। इसलिए मैं और थोड़ा हमें कन्वीनियंस हो जाता है, हल्का हल्का काम करते रहते हैं और हम भी फ्री हो जाते हैं, है ना। तो ये हम बात करेंगे 65/1/1 में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो एक तो बात होगी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स से आए हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कितने मिले हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जरा ध्यान से करिएगा। पहले क्वेश्चन देख करके वीडियो को रोक देना, अपने आप कर लेना, फिर वीडियो देखना, ठीक है। देखिए इसका ये 8th क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में पूछा गया है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन ये। तो आपको मार्क्स समझ लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप कर पाएंगे, पहले आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का हो, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में हो, मैं स्मॉल क्यू बना देता हूं, क्यू फॉर्म में हो, जहां p और q क्या है, एक सेकंड जरा, हाँ ठीक, जो p और q हैं दोनों कांस्टेंट नहीं है, x के फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, x के फंक्शन है। तो हम एक ऐसा फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल हो जाए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। अगर इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। जो p और q होते हैं वो कभी कभी y के फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके 2014 के 2024 के एक सेट में। अभी हम बात करेंगे, तो अगले सेट के बारे में बात करेंगे। हम एक एक सेट एक वीडियो में करेंगे, भले 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, थोड़ा अपनी कन्वीनियंस की वजह से, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है वो होता है इंटीग्रल e टू पावर इंटीग्रल p dy। फिर क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इंटीग्रेबल हो जाता है। अब कैसे होता हो, जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। तो हम जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ही बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तो पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ax। तो सबसे पहला तो काम होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो dy/dx के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, हटा यहां से इसको, तो आएगा dy/dx प्लस, इसे डिवाइड कर दिया, x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ax अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद। अब आप कहेंगे एग्जाम में आपको नहीं करना भाई, आपको ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन किसी दूसरे के हेल्प से बता दो यार बता दिया, ये ना भी नहीं करना, अपने आप करना पड़ेगा। कंपेयरिंग किसे करेंगे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगले अगर क्वेश्चन आएगा ही, वो डायरेक्ट हम बताएंगे। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ p क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q क्या है जो उस साइड लिखा है, ax अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर
जिससे हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाए। क्या होता है, ई टू पावर में है इंटीग्रल पी डी एक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी मतलब कहीं आप सोल्यूशन देख रहे हो वहां पर ई की पावर न लिख करके लिखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल पी डी एक्स। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा हो तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखो, तो ई टू पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या है, एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको ई की पावर से मतलब नहीं है, जो पावर में चीज लिखी है उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रल आना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां पर इसके डिनोमिनेटर को टी मानेंगे। देखो, अगर हमसे कहेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस में आप चाहें तो डायरेक्ट कहीं रफ में करके, लेकिन इतना डायरेक्ट ना करिएगा कि खुद ही गड़बड़ कर दिया। तो इसको करेंगे तो आएगा माइनस का 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो चूंकि x dx ऊपर है तो x dx को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी बाई 2। तो उठा के रख दो यहां पर। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है, ई टू पावर इंटीग्रल, ये हो गया माइनस 1/2 डी टी बाई टी। तो ई टू पावर माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल लॉग टी टू मॉड होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहां पर जो इसका बेस होगा वो ई होगा, बेस ई मान लिया हमने, मान नहीं लिया होता ही है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉग बेस ई को लॉग न लेकर के एल एन लिखा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, तो बेस ई मान होता है वो। अब हम जानते हैं अगर ए की पावर आप लिख रहे हो, लॉग एक्स लिख रहे हो, बेस में भी ए लिख रहे हो, तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। ये हमने पढ़ा है, कहां से होता ना पूछिएगा हमसे। तो ये भी वही चीज लिखी, लेकिन ये माइनस हाफ गड़बड़ कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस माइनस हाफ को हटा देते हैं यहां से। हटा मतलब रब नहीं कर देंगे, ई की पावर लॉग मॉड टी की पावर माइनस हाफ। तो ये चूंकि बेस यहां पर ई होगा तो आएगा मॉड टी की पावर माइनस हाफ, यानी 1 अपान अंडर रूट टी बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मॉड हटा देंगे, क्योंकि लॉग में मॉड लगाना होता है कि नेगेटिव लॉगरिथम अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी आता है, माइनस इन्फिनिटी इसलिए कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आंसर इसमें आ रहा है, एक मिनट, माइनस नहीं, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये ना करो इतने मिनट का, अरे वो छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन जो आपका है वो सेक्शन, ये भी जो है 1 मिनट देख लेते हैं, ये भी सेक्शन ए का ही है, 1 नंबर का है। ये नहीं कहना एक ही नंबर का, वो 1 ही नंबर का है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। अब ऑर्डर और डिग्री अगर आपको नहीं क्लियर है, अब आपको ये छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का इतना, देखिए अगर आपको नहीं मालूम ऑर्डर क्या होता है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आप दिन में बैठे रहिए। सर समझिएगा क्या होता है ऑर्डर, यहां पर सुनिए सावधान। किसी भी फंक्शन को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसका ऑर्डर 1 होता है, अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका ऑर्डर 2 होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कितने बार आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अगर ध्यान से देखें आप यहां पर, तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, वो किस फॉर्म में लिखा गया वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। समझ में बात आ गई। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है, देखो इसमें अब सुनो ध्यान से, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसकी होल पावर कितनी है, 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक। अगर इसकी पावर 5 होती तो डिग्री 5 होती, ऑर्डर तो 2 ही रहता। मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। मतलब अब आप यहां तो 2 लिखा है, अरे भैया सिंगल डेरिवेटिव है ना, इसको नहीं, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री के बारे में समझ में आ गया। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए ये 29th क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी का है, शायद सेक्शन सी का है। 1 मिनट देख लेते हैं।
ये सेक्शन सी का है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर क्यों वर्ड यूज करते हैं वो भूल जाओ, दिमाग से छोड़ दो, मैं क्यों सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। फाइंड द सोल्यूशन इसको बाद में बताते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस। वो एक कंडीशन गिवन है, वो बाद में करेंगे, क्यों गिवन है क्या है मतलब नहीं मालूम आपको, हमको भी नहीं मालूम। देखो इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपान 2x। जरा समझने की कोशिश करो, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये वेरिएबल आर सेपरेबल हो सकता है, यानी x का फंक्शन dx के साथ चला जाए और y का फंक्शन dy के साथ चला जाए और हम उसको इंटीग्रेट कर दें। पहला यही दिमाग लगाएंगे। तो पहली बात तो cos के एंगल के अंदर घुसा है x और y, सेपरेट तो हो नहीं सकता, तो काम खत्म है, ये वेरिएबल आर सेपरेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? जी हाँ, ये होमोजीनियस है। पहचानना क्या था, तो वहां आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन एफ वाई अपान एक्स। अगर हर फंक्शन y अपान एक्स के टर्म में लिखा जा सकता है, एक और तरीका था, अगर आपने पढ़ा हो कि x की जगह आप लैम्डा x लिख दो और y की जगह आप लैम्डा y रख दो, और अगर ये रखने के बाद फंक्शन, अगर फंक्शन है एफ एक्स वाई और रखने के बाद ये लैम्डा की पावर n अलग हो जाए और फिर एफ एक्स वाई आ जाए, ये होमोजीनियस होता है। और जो पावर होती है n उसको डिग्री कहते हैं। ठीक, तो हम एक चीज देखना चाहते हैं, एक तो डिवाइड बाय एक्स को अकेला करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, फिर हम देखेंगे x की पावर कॉमन लेंगे, फिर देखेंगे हर एक टर्म y अपान एक्स के टर्म में आ रहा नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, तो ये एक्स स्क्वायर हम दोनों तरीके से बता रहा हूं पहचानना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपान 2x। इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर डिवाइड करो क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा वाई अपान एक्स। देखो ये वाई अपान एक्स टर्म में आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कॉस वाई अपान 2x, ये भी वाई अपान एक्स के टर्म में आ गया। तो ये पहचान में आ गया, इट इज होमोजीनियस, क्योंकि ये आपका फंक्शन वाई अपान एक्स के टर्म में आ गया, तो ये होमोजीनियस होता है। डिग्री इसकी 0 है, क्योंकि इसके बाहर x की पावर कुछ भी नहीं है, वो 0 है। खैर उस डिग्री से हमको मतलब भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, इस डिग्री से हमको मतलब भी नहीं है। अब एक तो ये तरीका होता है पहचानने का, एक और तरीका बता देते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि पहचान वाले ने आया, देखो दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने इस फंक्शन का मान लिया एफ एक्स वाई लिखा हुआ है, लिख दोगे वैसे पहले वाले टर्म में भी तो मान लिया जाएगा, लेकिन मान लिया आप पहचानना चाहते हैं, ये एफ एक्स वाई लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, हमने क्या कहा, एक्स की जगह रख दो लैम्डा एक्स और y की जगह रख दो लैम्डा y, रखो तो ये एक फंक्शन क्या बन जाएगा, f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा y अपान लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y अपान 2 लैम्डा x। लैम्डा लैम्डा कट जाएगा तो ये आ जाएगा y अपान x प्लस कॉस y अपान 2x। लैम्डा तो आया नहीं, लैम्डा को और 0 मान लेते हैं और एफ एक्स वाई दोबारा आ गया, तो ये आपका होमोजीनियस हो गया। इसकी डिग्री क्या है, 0। ये भी पहचानने का तरीका है। ठीक है, मैंने पहचान लिया कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम पहचान गए कि इट इज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखेंगे इट इज होमोजीनियस। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, फिर मुझसे संपर्क करेंगे आप, तो वहां भी आएगा होमोजीनियस वर्ड, लेकिन वो हम मतलब कुछ और होगा। अब होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमको बताया गया है कि हम एक काम करते हैं, y की जगह vx रख देते हैं। v इज नॉट कॉन्स्टेंट, v इज आल्सो फंक्शन। तो जब यहां पर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो आएगा फर्स्ट फंक्शन v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x और v का डेरिवेटिव dv बाई dx।
पहले इस मेथड को देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का की प्लेलिस्ट हमारे है, वहां देख के तब पहुंचिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब रखो यहाँ पर, सो बाई इक्वेशन 1 यहाँ क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई को हमने वी एक्स रखा है तो आएगा वी एक्स अपान एक्स प्लस कॉस वी एक्स अपान 2x। यहां पर आ जाएगा v प्लस एक्स। एक्चुअली में ये रखने के बाद में 99.9999% ये वेरिएबल आर सेपरेबल का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां x कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा प्लस कॉस x अपान 2 बचेगा, है ना। अब देखो ये v से v कट गया तो ये क्या आ गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x बाई 2। अब ये वेरिएबल आर सेपरेबल बन गया। कहीं गलती, एक मिनट, एक सेकंड, सॉरी, एक गलती हो गई है, बहुत लंबी गलती वो नहीं है। लंबी गलती ये नहीं है कि ये भैया कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, इसलिए आप यहां पर कलर में चेंज कर देता हूं, यहां पर कॉस स्क्वायर होगा, यहां कॉस स्क्वायर होगा। यहां पकड़ में कब आया, जब हमको लगा कि कुछ इंटीग्रेट होने में दिक्कत करेगा, क्या करता नहीं वैसे। यहां कॉस स्क्वायर होगा, यहां कॉस स्क्वायर होगा, यहां कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सही समय में पकड़ में आया। अब इसको कैसे करें, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये वेरिएबल आर सेपरेबल का टर्म, और फिर एक गलती हो गई है, हो जाती है कभी कभी भाई, यहां से x कटा है, x कैंसिल हुआ है, ये v बाई 2 आएगा, ये जो हमने x बाई 2 लिख दिया है ये v बाई 2 होगा, हो जाता है भाई, ये v बाई 2 होगा, है ना। जब आंसर आने का मौका है तब पकड़ में आया कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, हो जाता है। चलिए मैं कलर चेंज ही कर देता हूं। अब क्या करें, अब वेरिएबल आर सेपरेबल लगा दें, है ना। ये पूरा v का फंक्शन अब इधर आ जाएगा, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर v बाई 2 dv, और ये आ जाएगा dx अपान x। तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर v बाई 2 dv, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। आप जानते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है, अगर x की जगह ax हो तो 1 अपान a बाहर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर v बाई 2 का हो जाएगा tan v बाई 2, और 1 बाई a तो 1 बाई 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा log x, बेस तो e रहता ही है, और प्लस एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट बड़ा मनमर्जी होता है, कहीं पर c को log c कर देते हैं, कहीं tan c कर देते हैं, तो वो अगर एक सिमेट्री बन रही है, यहां भी log है यहां भी log है, तो उसको log c कर दो, नहीं करोगे तब भी कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पर जाएगा तो आएगा 2 tan v बाई 2 इज इक्वल टू लॉग x टू बेस e प्लस c। अब v की वैल्यू चूंकि हमने y को vx माना था, तो v की वैल्यू क्या आने वाली है, y अपान x, तो यहां हो जाएगा 2 tan y अपान 2x इज इक्वल टू लॉग x टू बेस e प्लस c। जरा समझने की कोशिश करो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अगर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है तो ये, अच्छा लॉग जब लिखोगे तो यहां मॉड लगा दिया जाता है कि नेगेटिव लॉग जो अनडिफाइंड होता है इसलिए लगा दिया जाता है। देखिए यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। ये जो सोल्यूशन है इसको कहते हैं हम जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दूं, ये कांस्टेंट वैल्यू 5 होगी, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में इन्होंने एक नाम दिया था, मैंने कहा था ना अभी नहीं बताऊंगा, एक सॉरी, ये इन्होंने नाम दिया है पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसीलिए इन्होंने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है। इन्होंने पर्टिकुलर वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए यहां गिवन कंडीशन ये है, यहां एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है अब इसी में देख लेते हैं।
गिवन है आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है। x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 है। एक मिनट, हम लिखते बहुत गंदा है इसलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। y की वैल्यू पाई बाई 2 है। y की वैल्यू पाई बाई 2 है। सो बाई क्वेश्चन 2 जरा देखिए, तो 2 tan x को 1 रख दो, y को पाई बाई 2 कर दो, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 पहले से ऑलरेडी नीचे है। यहां पर आएगा log 1 टू बेस e प्लस कॉन्स्टेंट, log 1 0 होता है और tan पाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो c की वैल्यू 2 आ गई ना। तो चूंकि अब एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, इसलिए हम इस 2 को जब इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग c इन इक्वेशन 2, पुटिंग c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, 2 tan y अपान 2x इज इक्वल टू log mod x प्लस 2। समझ में बात आई? तो ये आपका पेपर, अब ये देखना 21 मिनट लग गया आपको समझाने की वजह से हो गया, एक आध गलती भी हो गई। तो ये आपका 5 मार्क्स का पूछा गया है। 105 क्या होता है, 105 बहुत होता है, 5% होता है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। आगे का जो इसी के जो सेट है उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो रिपीट को हम नहीं कराएंगे, वो हम बता देंगे कि आपने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट में मुलाकात होती। नमस्कार।